हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक रज चक्र और मध चक्र के बारे में बात करेंगे। आइए पहले पढ़ते हैं रज चक्र और उसके बाद पढ़ेंगे मध चक्र। देखिए, रज चक्र को हम ऋतुस्राव भी बोलते हैं। तो आइए पहले ऋतुस्राव या रज चक्र के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे मध चक्र। देखिए, जो रज चक्र होता है यह चक्रीय परिवर्तन का क्रम है जो रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स का मतलब होता है, जो मादा प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं वो क्या है? बंदर है, लंगूर है एवं मनुष्य। तो मादा प्राइमेट्स के अंडाशय प्रजनन मार्ग में हार्मोन का स्रावण होता है या हार्मोन स्रावण होते हैं। इससे प्रजनन मार्ग अंतः स्तर नियमित निकलता रहता है, जो रज चक्र के रूप में कुछ रज चक्र के साथ गुजरता है। रज चक्र के किसी भी भाग में अत्यधिक संभोग इच्छा अनुपस्थित रहती है। यह जो रज चक्र है, तो चक्र की लयबद्धता प्रत्येक महीने होती है। हर महीने जो होता है वो रज चक्र का लयबद्धता हमारी होती रहती है। अब रज चक्र के बाद हम पढ़ेंगे मध चक्र। क्या होता है मध चक्र? तो मध चक्र के अंतर्गत आता है यह अप्राइमेट स्तनधारी मादाओं के अंडाशयों, प्रजनन मार्ग एवं हार्मोनों में होने वाली चक्रीय परिवर्तन की श्रृंखला है। जैसे गाय में, कुत्ता में, बिल्ली में, भेड़ में, चूहा में और चीता में। जो मध चक्र है किसमें पाया जाता है? गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़ और चूहा, चीता आदि में। इस चक्र के दौरान एक ओएस्ट्रस काल होता है। मध चक्र में एक काल होता है जिसको हम बोलते हैं ओएस्ट्रस। एक ओएस्ट्रस काल होता है जब मादा के रक्त में एस्ट्रोजन का स्रावण अत्यधिक बढ़ जाता है और इसके कारण संभोग की इच्छा तीव्र विकसित हो जाती है। जब एस्ट्रोजन का स्रावण अत्यधिक बढ़ जाता है तो मादा में संभोग की इच्छा तीव्र हो जाती है। इस काल में मादा नर के संपर्क में आती है। जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तब जो मादा होती है वो नर के संपर्क में आती है। यह गाय में 18 घंटे तक रहती है। कुत्ता एवं बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली है जो उसमें लगभग एक हफ्ते तक रहती है। इस काल में मादाओं का प्रजनन स्तर टूट जाता है। इस काल में जो मादाएं होती हैं उनका प्रजनन स्तर टूटता है और रजस्राव भी होता है। तो ये था आपका मध चक्र। देखिए, अब रज चक्र और मध चक्र के आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे निषेचन। आइए पढ़ते हैं निषेचन के बारे में। निषेचन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देखिए, निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से, जब नर और मादा दोनों युग्मक संलयन करते हैं, दोनों युग्मक जब मिलते हैं तब उनसे क्या बनता है? युग्मनज। तो नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इसे युग्मक संलयन भी कहा जाता है। जो निषेचन है इसको युग्मक संलयन भी कहा जाता है। युग्मक संलयन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है युग्मक संलयन। ये देखिए, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलयन होने पर द्विगुणित युग्मनज उत्पन्न होता है। जब ये संलयन करते हैं तब द्विगुणित युग्मनज उत्पन्न होते हैं। निषेचन जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर पहला क्या है? बाह्य निषेचन और नंबर दूसरा आंतरिक निषेचन। आइए पहले यहाँ पर हम फिगर्स के माध्यम से समझ लेते हैं निषेचन के बारे में। एक हमारा होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। ये जब आपस में मिलते हैं तब मिलने में जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन करने के बाद यहाँ पे क्या बनता है? हमारा युग्मनज। तो ये हमारा था निषेचन की प्रक्रिया, और ये क्या होता है? हमारा युग्मनज बन जाता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं। जो क्रिया करते हैं युग्मनज बनाने में, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले निषेचन का ये पहला नंबर हमारा क्या है? बाह्य निषेचन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम आंतरिक निषेचन। तो आइए पहले हम पढ़ेंगे बाह्य निषेचन। निषेचन का पहला भाग पढ़ेंगे बाह्य निषेचन। दो होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो पहले हम पढ़ेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में देखिए,
इस प्रकार का निषेचन या युग्मक संलयन, निषेचन को हम युग्मक संलयन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का निषेचन प्राणी के शरीर से बाहर होता है, शरीर के अंदर न होकर के शरीर से बाहर होता है। यह मुख्यतः जलीय माध्यम में होता है। ऐसा निषेचन कहाँ पे होता है? जलीय माध्यम में, यानी कि जल के द्वारा। अगर जल में दोनों जीव रहेंगे तभी जलीय माध्यम में होता है। जैसे बॉनी फिश हो गई, उभयचर के अंतर्गत जितने आते हैं, जैसे उभयचर में आता है मेढक हो गया, या अधिकांश शैवाल, कुछ कवकों एवं बहुत सारे अकशेरुकीय में भी इस प्रकार का निषेचन साधारणतया देखने को मिलता है। इस प्रकार का निषेचन करने वाले सभी जीव बाह्य माध्यम में युग्मकों को छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया संयोग से होती है। देखिए, जब जल में ऐसे जो बाह्य निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है? जलीय माध्यम में होता है। तो जलीय माध्यम में देखिए कैसे होता है कि जो नर होता है और मादा होता है, दोनों अपने अपने युग्मक जल में छोड़ देते हैं, और जब वो दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तब यह प्रक्रिया हमारी पूरी होती है। यह प्रक्रिया संयोग से होती है, मतलब कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तब यह प्रक्रिया हमारी संयोग से होगी, उनके मिलने से होगी। इसलिए जीवों द्वारा अनेक युग्मक उत्पन्न कर निषेचन माध्यम में छोड़ दिए जाते हैं। जो जीव होते हैं वो युग्मक उत्पन्न करते हैं। युग्मक या शुक्राणु, जो नर होते हैं वो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, और जो मादा होती हैं वो अंडाणु उत्पन्न करती हैं, और निषेचन के लिए वो इनको जल में छोड़ देती हैं, और फिर ये दोनों निषेचन करके नए युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये था हमारा बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन के बाद हम पढ़ेंगे आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन के बाद अब हम पढ़ेंगे आंतरिक निषेचन। देखिए आंतरिक निषेचन के बारे में। इस प्रकार का निषेचन प्राणी के शरीर के अंदर होता है। जो इस प्रकार का निषेचन है, जो आपका बाह्य निषेचन था वो प्राणी के शरीर से बाहर होता था। जो आंतरिक निषेचन है ये क्या है? जो प्राणी है उसके शरीर के अंदर हो गया, भीतर होता है। यह निषेचन साधारणतया सभी स्थलीय जीवों, कुछ जलीय जीवों और कुछ अर्धजलीय जीवों में पाया जाता है। जैसे कवक, रेंगने वाले जीव, सरीसृप, शार्क, कुछ ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स, अनावृत्तबीजी एवं आवृत्तबीजी में ये क्या होता है? निषेचन पाया जाता है। इस प्रक्रिया में मादा युग्मक शरीर के भीतर ही रहते हैं। जो मादा युग्मक होते हैं वो शरीर के अंदर ही रहते हैं, और जो नर युग्मक होते हैं वो मादा शरीर में पहुंचता है और उसे निषेचित करता है। फिर से एक बार देख लीजिए। जो आंतरिक निषेचन में जो नर होता है वो मादा शरीर के अंदर जाकर के उसे निषेचित करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। यह था आपका आंतरिक निषेचन। तो निषेचन, आपने निषेचन प्रक्रिया भी पढ़ी। निषेचन के दो पार्ट, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, उसके बारे में आपने पढ़ा। अब आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसकी नोट्स आप जरूर बनाइए। इसीलिए लिखा यहाँ पे बोर्ड पे लिखा जा रहा है, ताकि आप इसको पुश करके आप इसको अच्छे से नोट्स में लिख सकें। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।